दिल्ली की एक छोटी सी झुग्गी में रहता था 12 साल का अर्जुन। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपना फटा सा बोरा लेकर सड़कों पर निकल जाता था कूड़ा बीनने के लिए। लेकिन उसके छोटे से दिल में बड़े सपने थे। अर्जुन बेटा, खाना खा के जाना। माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आज ज्यादा कूड़ा मिलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। बेटा, तू तो कहता था ना कि बड़ा होकर फौजी बनेगा, देश की सेवा करेगा। हाँ माँ, जरूर बनूंगा। ये काम तो बस कुछ दिन का है माँ। जब तक पापा का इलाज चल रहा है मैं घर चलाऊंगा। अर्जुन के पिता पिछले साल से बिस्तर पर थे। घर की जिम्मेदारी इस छोटे से कंधों पर आ गई थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। माँ, जब पापा काम करते थे तो कहते थे ना, घर का मर्द कभी हार नहीं मानता। अब मैं घर का मर्द हूं माँ। बेटा, तू तो सपने देखता था ना फौजी बनने के। अब देख क्या हालत हो गई हमारी। माँ, ये सब अस्थाई है। मैं तिरंगा जरूर फहराऊंगा एक दिन। बस थोड़ा इंतजार कर। अर्जुन बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पापा, आप बस ठीक हो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपने सिखाया है ना, हिम्मत वाले हार नहीं मानते। सड़क पर कड़ी दोपहरी के बीच अर्जुन की नजर सामने पड़ती है। एक ऑफिस के अंदर लहरा रहे तिरंगे पर उसने मन ही मन में बोला, एक दिन मैं भी उस तिरंगे को छूऊंगा, उसको सामने से सलामी दूंगा, जैसे टीवी में फौजी अंकल को मैंने करते देखा है। अरे कूड़े वाले, तू फौजी बनेगा? बड़ा आया। हंस ले भाई, एक दिन तेरा भी सलाम लूंगा मैं। अरे अर्जुन, तू रोज यहाँ से गुजरता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। अरे इतनी मुसीबत में भी हिम्मत कैसे रखता है? अंकल, माँ कहती है कि भगवान उसी की मदद करता है जो हिम्मत रखता है। तभी अचानक वहीं पास में कुछ गुंडे एक आदमी को चाकू दिखा के डरा रहे थे। तू बहुत कुछ जान गया है, अब तुझे हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। भाई, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बहुत होशियार बनता है, मगर अफसोस अब कुछ बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। अरे ये लोग इस अंकल को क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे कुछ करना होगा। अरे छोड़ो उनको, नहीं तो मैं इसी झाड़ू से तुम सबको पीट पीट के तुम्हारा भरता बना दूंगा। अर्जुन की बात सुन के सारे गुंडे उसकी तरफ बढ़े। तभी पुलिस आके उन्हें पकड़ के जेल ले गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुमने पुलिस को कब बुलाया? अरे अंकल, वो जब मैंने देखा कि वो आपको जान से मारने वाले थे, तभी मैंने डायल 100 पर शिकायत कर दी थी। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने तो। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अंकल, माँ कहती है अगर किसी की मदद कर सको तो जरूर करो, भगवान खुश होता है, और जब भगवान खुश होता है तो वो आपकी जिंदगी को आसान कर देता है। वाह बेटे, तुम्हारा नाम क्या है और ये तुम क्या कर रहे थे यहाँ? जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं कूड़ा बीनने का काम करता हूँ। इतनी छोटी उम्र में ये काम? घर में कौन है तुम्हारे? माँ और पापा है। पापा बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। माँ भी काम करती है लेकिन कम पड़ जाता है। आह, बेटा, तुम जानते हो तुमने आज क्या किया है? तुमने एक पुलिस अधिकारी की जान बचाई है। आप पुलिस हैं? सच में? हाँ बेटा, और तुम्हारी इस हिम्मत की वजह से कई और लोगों की जान बच सकती है। वाह, मैंने सच में पुलिस अंकल की मदद की। माँ को बताऊंगा तो कितनी खुश होंगी। बेटा, तुम्हारे अंदर एक सच्चे फौजी वाली आत्मा है। कुछ दिन बाद अर्जुन के घर वो पुलिस अधिकारी डीएम के साथ उसके परिवार से मिलने आते हैं। नमस्ते, आप ही अर्जुन की माँ हैं? जी हाँ, कोई गलती हुई है क्या हमारे बेटे से? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपका बेटा एक हीरो है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। अर्जुन बेटा, तुमने जो काम किया है वो बहुत बड़ी बात है। साहब, मैंने तो बस अंकल की मदद की थी। साहब, मेरे बेटे ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसे माफ कर दीजिए, छोटा है, बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, ऐसा है नहीं वो। बिल्कुल नहीं माता जी। उल्टा आपके बेटे को 15 अगस्त के दिन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहब, साहब, सच में मेरे बेटे को पुरस्कार मिलेगा साहब? जी हाँ, और इसके साथ ही अर्जुन की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। माँ,
अब मैं पढ़ूंगा और सच में फौजी बनूंगा। पापा को दवाई भी मिलेगी माँ। बेटा, तुम पहले से ही एक सच्चे फौजी हो, अब बस इसे दुनिया के सामने दिखाना है। 15 अगस्त के दिन डीएम साहब अर्जुन को सम्मान देने के लिए बुलाते हैं। आज हम एक ऐसे बालक को सम्मानित कर रहे हैं जिसने सिखाया है कि वीरता का रिश्ता उम्र या गरीबी से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से है। हे भगवान, काश पापा यहाँ होते, देख पाते कि उनका बेटा आज तिरंगे के सामने खड़ा है। अर्जुन, मेरा शेर बेटा, आज तेरी माँ का सीना गर्व से फूला जा रहा है। अर्जुन, आओ आगे। साहब, मैं गरीब का बच्चा हूँ। क्या सच में मैं इस मेडल के लायक हूँ? हाँ बेटा, तुम हमारे हीरो हो। मैं अर्जुन, एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा, आज यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं पढ़ लिख कर एक दिन सच में फौजी बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। मुझे अपने देश पर गर्व है और मैं अपने देश को गौरवान्वित कराने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। मेरा बेटा, मेरा हीरो, मेरा अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन ने हमें सिखाया है कि हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस दिल में देश के लिए प्रेम होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ इस तिरंगे की इज्जत रखूंगा, इस तिरंगे का मान रखूंगा, इस तिरंगे की शान रखूंगा और जरूरत पड़ी तो इस देश के वास्ते मैं अपनी जान भी दे दूंगा। माँ, अब मैं कूड़ा नहीं बीनूंगा, पढ़ाई करूंगा और बड़ा अधिकारी बनूंगा। अर्जुन, मुझे तुझ पर गर्व है। धन्यवाद मेरे देश, तुमने मुझे दिखाया कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि हिम्मत ना होना शर्म की बात है। और इस तरह एक गरीब बालक एक सफल आईपीएस अधिकारी बना और हर 15 अगस्त वो उन बच्चों को प्रेरणा देता है जो कभी उसकी तरह सपने देखते थे। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते। अर्जुन ने सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हौसले से होती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक चुनौती है जो हमें और भी मजबूत बनाती है। चंदनपुर गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। पहली बार इस गांव का कोई लड़का फौज में भर्ती हुआ था। माँ, बिजली कब आएगी? बेटा, 3 दिन से बिल नहीं भरा, कल मजदूरी से पैसे आएंगे तो भरेंगे। अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़, खेत में जाकर काम कर, कब तक हमारी कमाई खाएगा? नहीं पापा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। सरकारी स्कूल जहां राकेश पढ़ता वहां की कंडीशन ठीक नहीं थी। तभी मास्टर जी आते हैं। राकेश, तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ हैं? सर, अगले महीने दे दूंगा। अरे करीब कितने महीने से यही बात कर रहा है। रोहित, शर्म नहीं आती? राकेश पढ़ाई में सबसे आगे है। बेटा, मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ, लेकिन वादा करो मन लगा के पढ़ोगे। राकेश मास्टर जी को फीस के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ उनके घर चला गया, जहां मास्टर जी के घर की दीवार पर अलग अलग नौकरियों के पोस्टर लगे हैं। राकेश, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर? सर, मैं तो बस इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ, माँ को खुश देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये भी एक रास्ता है, सम्मान भी मिलता है, पैसा भी। सर, लेकिन हमारे गांव से कभी कोई फौज में नहीं गया। तो तुम पहले बनो, रास्ता बनाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। राकेश घर पहुंचा और अपने फौज में जाने की बात को रखता है। माँ, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। फौज में? क्यों बेटा? अरे यहाँ खेत खलियान छोड़कर कहाँ भागेगा? पापा, मैं इस गरीबी में नहीं मरना चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अगर तेरा दिल कहता है तो जा बेटा, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। अपनी मर्जी कर, लेकिन यहाँ वापस मत आना। गांव के चौराहे पर सारे लड़के इकट्ठे होकर राकेश के इस फैसले पर उसे समझाने में लग गए। यार राकेश, तू पागल हो गया है क्या? या मजे से रह और आराम की लाइफ जी यार। अरे यहाँ ताश खेल, सिगरेट पी, मस्ती कर, फौज में जाकर क्या करेगा? तुम लोग यहीं बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तू समझता है तू सबसे अच्छा है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं। राकेश उनके बीच से उठ के निकल गया क्योंकि उन सब की बातें उसको बेबुनियाद लग रही थी। वहां से निकलकर वो अपने बचपन के प्यार पूजा से मिलने पहुंच गया। राकेश, तुम सच में फौज में जाओगे? हाँ पूजा, मैं तुम्हें खुशियों से रखना चाहता हूँ, इस गरीबी में नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, पैसा नहीं।
पूजा, अगर मैं कामयाब हुआ तो तुमसे शादी करूंगा, अगर हार गया तो। अगर हार गए तो भी तुम मेरे राकेश हो, मैं इंतजार करूंगी। घर की छत पर राकेश दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। राकेश जानता था कि फौज में जाना आसान नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार होना बेहद जरूरी था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अरे राकेश, क्या कर रहा है? चाचा जी, फौज की तैयारी कर रहा हूं। वाह बेटा, मेरा भाई भी फौज में था, कारगिल में शहीद हुआ था। सच में? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका नहीं मिला, लेकिन तू अच्छा कर रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा और गर्व दोनों है मेरे बेटे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राकेश अपनी पहली परीक्षा देने जिला मुख्यालय पहुंच गया, जहां हॉल पूरा भीड़ से भरा था। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, यह सिर्फ परीक्षा नहीं, आपकी जिंदगी का इम्तिहान है। भगवान, मेरी मदद करना। यार, तू भी यहां तेरे जैसा गरीब भी फौज में जाने का सपना देखता है? हाँ भाई, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। एग्जाम खत्म होने के कुछ महीने बाद ही उसका नतीजा सामने आ गया, जहां राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। राकेश फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। मैं हार गया पूजा, शायद पापा सही कह रहे थे। राकेश, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, कोशिश करते रहो। बेटा, तुम निराश न हो। अरे पहली बार में कौन पास होता है? पूजा और मास्टर जी से बात करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने के लिए उदास मन से निकल गया। जहां गांव के लड़के उसे ताने मार रहे थे, वो भारी मन से अपने घर पहुंचा। बेटा, उदास क्यों है बेटा? माँ, मैं फेल हो गया, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। अरे पगले, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं जानती हूँ तू कितना ताकतवर है। लेकिन माँ, लोग ताने मारते हैं। लोग तो उसे ही ताने मारते हैं बेटा, जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। माँ के शब्दों ने राकेश को नई ताकत दी। वो पहले से भी ज्यादा अब कड़ी मेहनत करने लगा। वाह बेटा, यही तो जुनून चाहिए। चाचा जी, इस बार मैं जरूर निकलूंगा। बेटा, मैं तुझे अपने भाई का लॉकेट देता हूं, ये तेरे काम आएगा। राकेश की ये दूसरी परीक्षा थी, वही परीक्षा केंद्र, लेकिन इस बार राकेश पूरी तरह से तैयार है। राकेश कुमार, तुम दोबारा आए हो? जी सर, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छी बात है, दिखाओ क्या है दम तुम में। इस बार राकेश ने सभी टेस्ट पास किए, उसकी मेहनत रंग लाई। राकेश का नाम लिस्ट में आ गया था। वो खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ को तुरंत कॉल करता है। माँ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं फौजी बन गया। बेटा, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। राकेश, मुझे पता था तुम कर सकते हो। राकेश, आज हमारे गांव का पहला लड़का फौज में जा रहा है। यार राकेश, माफ कर देना, हमने तुझे डिमोटिवेट किया था। कोई बात नहीं मनोज, तुम भी कोशिश करो। यार, अब मैं भी फौज में जाने की सोच रहा हूँ। फौज के एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग का दौर शुरू हो गया। राकेश, तुम्हारी बैकग्राउंड देखा है, गरीब घर से आए हो। जी सर, लेकिन अब मैं किसी से कम नहीं। अच्छी बात है, यहां सिर्फ मेहनत देखी जाती है, पैसा नहीं। राकेश की मेहनत देखकर सभी प्रभावित थे। वो बेस्ट कैडेट बना। राकेश ने अपनी पहली सैलरी घर पर भेजी। प्रिय माँ, ये मेरी पहली सैलरी है, अब आपको किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। राकेश को कहना मैंने गलत कहा था, मुझे माफ कर दे। राकेश की सफलता देखकर गांव के और भी लड़कों में जुनून जागा। यार, अब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी राकेश जैसा बनना है। अब तो हर साल हमारे गांव से कोई ना कोई फौज में जाएगा। राकेश छुट्टी लेकर यूनिफॉर्म में पूजा से मिलने जाता है और उससे शादी की बात करता है। पूजा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं। राकेश अपने घर से निकलकर अपने गांव के लोगों और बच्चों से मिलकर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इस तरह चंदनपुर गांव के गरीब लड़के राकेश ने सबको दिखाया कि हालात आपको नहीं, आप अपने हालात को बनाते हैं। आज उस गांव से हर साल फौज में लड़के जाते हैं। राकेश सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा बन गया। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। लेकिन क्या होता है जब बांटने को खुद के पास तो कुछ ना हो। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसने सिखाया कि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसके पास देने वाला दिल है।
अर्जुन बेटा, आज बस यही रोटी है, आधी तू खा ले, आधी मैं खाऊंगी। नहीं माँ, मैं सिर्फ चौथाई खाऊंगा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे नहीं बेटा, तू बढ़ता बच्चा है, मुझे भूख नहीं है। माँ झूठ बोल रही थी, जैसा कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। उसे भूख थी, लेकिन माँ का प्यार ऐसा ही होता है। अर्जुन समझ गया था कि माँ उसके लिए खुद को भूखा रख रही हैं। अर्जुन स्कूल जाते समय रास्ते में अपने पिता को काफी याद करता है। काश पापा आप हमारे साथ होते, आपकी बहुत याद आ रही है आज। बस आप ऊपर से आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बड़ा होकर वकील बनूं और माँ को सब कुछ दे सकूं। तभी अचानक एक बूढ़ा भिखारी रास्ते में मिलता है और उसके आगे रोने लगता है। बेटा, मुझे 2 दिन से कुछ नहीं मिला है, कुछ मिल जाए तो। अर्जुन के पास सिर्फ आधी रोटी थी, उसका टिफिन। वो जानता था कि घर में और कुछ नहीं है, लेकिन उस बूढ़े दादाजी की आंखों में भूख दिखी। दादाजी, मेरे पास सिर्फ ये आधी रोटी है, आप खा लीजिए। अरे बेटा, तू तो अभी बच्चा है, तुझे भी भूख लगी होगी। दादाजी, आप मुझसे बड़े हैं, पहले आप खाइए, मैं स्कूल से आकर ना खा लूंगा पेट भर के। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब बच्चा अपना खाना उनके साथ बांटेगा। बेटा, तू सिर्फ आधी रोटी नहीं, अपना पूरा दिल मुझे दे रहा है। भगवान तुझे बहुत खुशियां देगा। याद रख, जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। अर्जुन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन उसकी फीस बकाया थी। प्रिंसिपल शर्मा ने उसे ऑफिस में बुलाया। अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो, हमेशा फर्स्ट आते हो, लेकिन तुम्हारी फीस क्यों समय पर नहीं आती है? सर मैं जानता हूँ, माँ कहती है अगले महीने दे देंगे। मैं क्या करूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। बेटा, मैं तुम्हें डांटने नहीं बुलाया हूं। आज तुम उदास भी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तुमने टिफिन नहीं खाया? हमेशा खाली टिफिन बॉक्स देखता हूं मैं तुम्हारा। सर मैंने किसी भूखे को खाना खिला दिया। क्या मतलब? तुम भी तो बच्चे हो। सर, जब कोई भूखा मिल जाता है तो मैं अपना खाना बांट देता हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको सोचता हूँ कि पेट भरा रहे। प्रिंसिपल साहब को अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक गरीब बच्चा जो फीस भी नहीं भर सकता, वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? वो चुपचाप अर्जुन के पीछे गए और उन्होंने सब कुछ देखा। अगले दिन प्रिंसिपल साहब छुपकर अर्जुन के पीछे जाते हैं और जो देखते हैं वो उनकी सोच से कहीं परे था, कहीं जुदा था, बहुत ज्यादा था। ये बच्चा वाकई रोज अपना खाना बांटता है, सिर्फ एक आदमी को नहीं, रास्ते में जितने भी भूखे मिलते हैं। अर्जुन एक छोटी बच्ची को भी अपना पानी देते हुए बोलता है, बहन तुम प्यासी लग रही हो, ये पानी पी लो, मैं स्कूल के नल से ना दोबारा भर लूंगा। इतना छोटा है लेकिन इतना बड़ा दिल। ये बच्चा मेरे स्कूल का गर्व है। फीस की चिंता में इसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। अर्जुन, मैंने तुम्हें देखा है, तुम सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं हो बल्कि दिल के भी अमीर हो। सर मतलब। तुम वकील बनना चाहते हो ना? तुम्हारा सपना क्या है? हाँ सर, मैं वकील बनकर माँ बापों का सपना पूरा करना चाहता हूँ और जितने गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अर्जुन, आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बुक्स से लेकर आगे की हायर एजुकेशन तक सब कुछ स्कूल की तरफ से। सर लेकिन क्यों? मैं तो फीस भी नहीं भर सकता। क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं आती, तुम भूखे रहकर भी दूसरों की मदद करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर और भी लोगों की मदद करो, यही मेरा भी सपना है। सर आप मेरी तरह लोगों की मदद करना चाहते हैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे जरिए कर सकूंगा। तुम मेरे हाथ बनोगे गरीबों की मदद के लिए। अर्जुन की मेहनत और प्रिंसिपल साहब की मदद से वक्त बीतता गया। प्रिंसिपल शर्मा हमेशा कहते थे, अर्जुन, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी गरीब लोगों के लिए पढ़ रहे हो जिनकी तुम आगे मदद करोगे। अर्जुन पढ़ाई में और भी तेज हो गया क्योंकि उसके पास अब एक बड़ा सपना था। अर्जुन अपनी माँ को प्रिंसिपल के बारे में बताता है। माँ, प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं उनके सपने को पूरा करने वाला हूँ।
वो चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर गरीब लोगों की मदद करूं। बेटा, प्रिंसिपल सर का दिल भी तुम्हारी तरह ही बड़ा है। वो समझ गए हैं कि तू कितना अच्छा बच्चा है। 10 साल बाद अर्जुन अब वकील बन गया है। माँ, आज मैंने अपना पहला केस जीता है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, मैं हमेशा से गर्व करती रही हूं तुझ पर। तूने भूखा रहकर भी दूसरों की मदद की है। अर्जुन उसी गली से एक दिन निकलता है जहां से वो स्कूल जाया करता था। उसे वहां वही बूढ़े दादाजी मिले। बेटा अर्जुन, तू वकील बन गया। मैंने कहा था ना, भगवान तुझे खुशियां देगा। अरे दादाजी, आप मुझे पहचान गए? भला मैं उस बच्चे को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे अपनी आधी रोटी दी थी। दादाजी, अब मैं रोज यहाँ आकर भूखे लोगों को खाना बांटूंगा। आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल बेटा। अर्जुन अब बड़ा वकील बनकर भी रोज गरीबों की मदद करता है। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब लोगों की मदद में लगाया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार लुटाने से बढ़ता है। चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा, अगर आपके पास देने वाला दिल है ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि जिसके पास देने वाला दिल है वही सबसे अमीर है। निधि एक बौनी लड़की होती है जो अजय नाम के लड़के से प्यार करती है। अजय और निधि दोनों एक पार्क में मिलते हैं और अजय निधि से कहता है, निधि, अब बस मैं तुमसे और ज्यादा दिन अलग नहीं रह सकता। अरे परेशानी क्या है? हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो तुम क्यों शादी के लिए मना कर रही हो? अजय, तुम तो जानते ही हो ना, मैं बौनी हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझ में भले ही कोई कमी नहीं देखते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी तो है ना, और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद आऊंगी। तुम मुझे पसंद हो बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक है, हम अभी मंदिर में शादी करेंगे, और तब तो घर वालों को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। अजय, निधि, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज ही हम शादी कर रहे हैं, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। अजय निधि से तुरंत मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और फिर उसे अपने घर लेकर जाता है। अजय के साथ एक बौनी लड़की शादी के जोड़े में देखकर अजय की माँ और बहन दोनों हैरान हो जाते हैं। ये किसकी बच्ची है और ये शादी के जोड़े में यहाँ क्या कर रही है? माँ, ये निधि है, मेरी पत्नी। हमने शादी की है, और अगर आपको निधि पसंद नहीं हो तो भी अब ये हमारे साथ ही रहेगी। तुझे ये बौनी ही लड़की मिली थी पूरी दुनिया में शादी करने के लिए? अरे अगर तुझे शादी करने का इतना ही भूत सवार था तो मुझे बताता ना, मैं तेरे लिए एक से एक लड़की देखती। माँ, मुझे निधि ही पसंद है, और अब आपको भी निधि को स्वीकार नहीं पड़ेगा। इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। अजय की वजह से निधि को कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन निधि को उसकी सास और ननद बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। माँ, भैया ने ये बहुत गलत किया। मुझे तो घर से निकलने में भी शर्म आ रही है। हर कोई मजाक बनाएगा हमारा। 2 दिन हो गए, मैं तो घर से बाहर तक नहीं गई हूँ। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। उस लड़की की वजह से मेरा बेटा हमारे खिलाफ गया है ना, मैं भी उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद रखेगी वो। नीलम और प्राची दोनों ही अब निधि को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद निधि रसोई में उछलते हुए नमक का डब्बा उतार रही होती है। ओह, ये डिब्बा इतनी ऊपर क्यों है? स्टूल भी आ नहीं है, अब मैं इसे कैसे उतारूं? निधि को डब्बा उतारने में काफी परेशानी हो रही थी, और रसोई से बाहर खड़े होकर निधि को परेशान होता हुआ देख उसकी सास और ननद देख लेते हैं। अरे जब हमारी बौनी बहू आई है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसको सबक सिखाने के लिए। हाँ माँ, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? तू भी ना प्राची बिल्कुल भी समझदार नहीं है। अरे खुद देखना इस बौनी बहू को कैसे उछल उछल के सामान उतारना पड़ रहा है, और अगर हम घर में हर सामान को ऊंचाई पे रखने लगे तब तो इसके लिए बिना कुछ किए ही मुसीबत हो जाएगी। बौनी है, सुबह से रात उछलती रहेगी। अरे हाँ माँ, ये तो कितना सही रहेगा, हम ऐसे ही करते हैं। नीलम और प्राची अब दोनों मिलकर घर की सभी ज़रूरतों का सामान, रसोई में मसालों के डब्बे या फिर निधि की अलमारी, सब कुछ थोड़ा ऊंचाई पर बनवा देती हैं। ये सब देखकर निधि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, माजी और प्राची ने तो कुछ ही दिन में घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया, लेकिन अब मुझे खुद ही बिना अजय की मदद से माजी और प्राची का दिल जीतना होगा। मैं बार बार अजय को ऐसे घर के मामलों में नहीं घसीट सकती। निधि भी अब अपनी सास और ननद का दिल जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है।
कुछ दिनों बाद प्राची रसोई में खड़ी होकर निधि को बुलाती है। भाभी, वो क्या है ना, मुझे चावल खाने का मन है। आप तो सुबह से कितने काम कर रही हैं, तो आप थक गई होंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही चावल बना लेती हूँ। तो फिर मुझे रसोई में क्यों बुलाया? कुछ और काम था क्या? हाँ, काम तो है ही। वो क्या है ना भाभी, मेरे पैरों में ज़रा दर्द हो रहा है, तो आप ही उछल कर ज़रा चावल का डब्बा उतार दो ना। ठीक है, मैं चावल का डब्बा उतार देती हूँ। निधि उछल उछल कर डब्बा उतारने की कोशिश करने लगती है और ऐसे में ही निधि को काफ़ी समय लग जाता है। अरे भाभी, एक काम बोला है आपसे, उसमें भी इतना समय लगा रही हो। थोड़ा जल्दी करो ना, मुझे भूख लग रही है। बौनी हो इसीलिए इतना टाइम लगा रही हो ना। ऐसे ही अक्सर प्राची और नीलम दोनों मिलकर निधि को परेशान करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद नीलम और उसकी पड़ोसन राधिका दोनों बात कर रहे होते हैं। निधि चाय लेकर आती है। निधि बहू, तेरी आंखें हैं फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता क्या? माँ जी, आप क्या कह रही हैं? तुझे घर नहीं दिख रहा है क्या? इतने जाले लगे हुए हैं। वैसे तो तू इस घर की बहू बनती है, लेकिन घर को साफ रखने में हमेशा ही काम चोरी करती रहती है। माँ जी, अभी मैं थोड़ी देर में जाले साफ कर दूंगी। थोड़ी देर में क्यों भाई? जो काम अभी बोला गया है उसे अभी करने में क्या तुझे शर्म आ रही है? चल जल्दी से जाले साफ कर। निधि स्टूल लेकर जाले साफ कर रही होती है और स्टूल बार बार हिल रहा होता है। भगवान, बस मैं स्टूल से ना गिर जाऊं, वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। निधि को ऐसे परेशान देखकर नीलम काफी खुश हो रही थी। राधिका, देख रही हो ना मेरी बौनी बहू को? कभी उछलकर जाले साफ कर रही है तो कभी डंडे से, जो कि बार बार गिर रहा है। देख लो मेरी बौनी बहू का कमाल। कुछ भी कहो, बौनी बहू की वजह से हंसी तो बहुत आती होगी। तुम्हारा तभी खून इतना बढ़ रहा है। अजय अब घर में वापस से बदलाव करता है और इस बार घर का बदलाव बौनी बहू के हिसाब से होता है। दरवाजे छोटे, घर की हर चीज काफी नीचे थी। माँ, भैया ने ये क्या कर दिया? मैं अपने कमरे में जब भी जा रही हूँ तो कभी मेरे कमर पर लग रही है तो कभी सर पर लग रही है। मैं अपनी कमर पकड़े हुए क्यों हूँ? तुझे क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? अरे मेरी कमर में भी इसी वजह से दर्द हो रहा है। हर काम झुक कर करना पड़ रहा है, कमरे में भी झुक कर जाना पड़ रहा है। तो भैया को कुछ बोलो ना। आने दे तेरे भाई को घर पर, बात करती हूँ मैं उससे। शाम के समय अजय ऑफिस से घर जाता है और सामने उसकी बहन, माँ और पत्नी थी। क्या हुआ? तूने घर का नक्शा क्यों बदल दिया? तुझे पता भी है सुबह से झुक झुक कर मेरी कमर दर्द हो गई। और आपने कभी सोचा निधि को परेशान करने से पहले घर की रैक, अलमारी सबको ऊंचाई पर करवा दिया? हर एक किसी की कमी का मजाक उड़ाना कब से ठीक हो गया? अब जब आप निधि की जगह आई तो समझ आया कि निधि को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका एक दिन में ये हाल हो गया। निधि कब से आपकी सुन रही थी। अजय की बात सुनकर सास और ननद दोनों चुप हो जाते हैं और उसी समय बौनी बहू को और उसकी रसोई को स्वीकार कर लेते हैं।